हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज के टॉपिक पर हम टर्बो ड्रिवन बॉयलर फीड पंप को समझने वाले हैं, जिसे इन शॉर्ट टीडीबीएफपी कहा जाता है। हाई कैपेसिटी पावर प्लांट में आपको दो तरह के बीएफपी सुनने को मिलते हैं, जो कि एमडीबीएफपी और दूसरा टीडीबीएफपी कहलाता है। फ्रेंड, जिस तरह हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती है, ठीक उसी तरह बॉयलर में भी वाटर सर्कुलेशन के लिए हमें बीएफपी की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड, मैंने एमडीबीएफपी की लाइनअप वीडियो और एमडीबीएफपी की पूरी डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेंड, एमडीबीएफपी टीडीबीएफपी ये दो तरह के बीएफपी लार्ज कैपेसिटी प्लांट में हमें सुनने को तो मिलता है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंसेस है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि आपको टीडीबीएफपी को समझने में काफी आसानी होगी। फ्रेंड, एमडीबीएफपी मोटर ड्रिवन पंप है और टीडीबीएफपी टर्बो ड्रिवन पंप। मतलब एमडीबीएफपी मोटर के थ्रू ऑपरेटेड है, मोटर के थ्रू चलाई जाती है, और टीडीबीएफपी के लिए एक छोटा टरबाइन लगा होता है जो कि पंप को घुमाता है, जिससे कि पंप हाई प्रेशर में फीड वाटर को बॉयलर में पंप करने का काम करता है। जो एमडीबीएफपी होता है ये इनिशियल स्टेज पे, जहां प्रेशर लो टू मॉडरेट मोड में हमें चाहिए होता है, इस फेज में काफी अच्छा वर्क करता है, इसलिए इनिशियल फेज में हम एमडीबीएफपी का यूज करते हैं। फ्रेंड, लेकिन एमडीबीएफपी का अपना एक ड्रॉबैक भी है, ये 12 मेगावाट कंज्यूम करता है फ्रेंड एक घंटे में। इसे मिनिमाइज करने के लिए, इस पावर को सेविंग करने के लिए हमें टीडीबीएफपी की जरूरत पड़ती है। जब बॉयलर का लोड 35 to 40% आ जाता है, तब हम टीडीबीएफपी सर्विस में लेते हैं और एमडीबीएफपी के लोड को मिनिमाइज करते हैं, जिससे कि जो पावर कंजप्शन हो रहा था ये कुछ सेव हो सके। और यूनिट सिंक्रो के बाद में हम दोनों टीडीबीएफपी सर्विस में ले लेते हैं और एमडीबीएफपी को बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ 600 मेगावाट सिंगल कैपेसिटी बॉयलर के लिए एक एमडीबीएफपी और 2 टीडीबीएफपी दिए हैं। सभी पंप्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी 50% की है यहाँ पर। अब बात करते हैं टीडीबीएफपी की। फ्रेंड, हमारा जो आज का सेशन है ये लंबा हो सकता है, लेकिन आज की वीडियो पूरी डिटेल्ड वीडियो है। आज की वीडियो में अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप टीडीबीएफपी पूरा इस एक वीडियो से सीख कर जाएंगे। वीडियो में अगर कोई डाउट्स बनेगा तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड, टीडीबीएफपी कोई सिंपल पंप नहीं है, जैसे कि एक बटन प्रेस किया और टीडीबीएफपी स्टार्ट हो गया। टीडीबीएफपी को स्टार्ट करना एक क्रिटिकल और केयरफुल मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है, जिसमें प्रॉपर सिस्टम रेडीनेस, इंटरलॉक वेरिफिकेशन, लुब्रिकेशन, वार्म अप सीक्वेंस और स्पीड बिल्डअप जैसे कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स जुड़े हुए हैं। फ्रेंड, टीडीबीएफपी एक हाई प्रेशर, हाई स्पीड, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल टर्बो ड्रिवन पंप होता है, जो कि बॉयलर में हाई प्रेशर से वाटर को बॉयलर ड्रम तक पहुंचाने का काम करता है। फ्रेंड, टॉपिक को पूरा समझने के लिए हमने इसे 5 इम्पैक्टफुल सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ आ सके। इसमें फर्स्ट फ्रेंड ऑक्सिलरी एंड कंट्रोल सिस्टम, सेकंड है टीडीबीएफपी वाटर सर्किट, थर्ड है टीडीबीएफपी पंप सेक्शन, फोर्थ है टीडीबीएफपी टर्निंग गियर सेक्शन, और फिफ्थ फ्रेंड टीडीबीएफपी टरबाइन सेक्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सिलरी एंड कंट्रोल सिस्टम। वो सिस्टम जिनके हेल्प से, जिनके सपोर्ट से टीडीबीएफपी को चलाया जाता है, ऐसे सिस्टम को हमने यहाँ पर रखा है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, टीडीबीएफपी कोई सिंपल पंप नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का पंप होता है ये। इसे चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एसी सप्लाई, डीसी 220 वोल्ट सप्लाई और इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। टीडीबीएफपी को सर्विस में लेने के लिए हमें सीईपी, ईएच ऑयल, वैक्यूम पंप, जीएससी और एलओपी सिस्टम का सर्विस में होना जरूरी होता है। बात करें कूलिंग वाटर सोर्स की, तो CCCW क्लोज सर्किट कूलिंग वाटर और OCCW ओपन सर्किट कूलिंग वाटर का भी सर्विस में होना जरूरी होता है। अब क्योंकि टरबाइन स्टीम के थ्रू ही घुमाना है, इसलिए स्टीम सोर्स की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर होनी जरूरी है। फ्रेंड, स्टीम के लिए हम
ऑक्स हेडर चार्ज करते हैं जिसमें आईपी, फोर्थ एक्सट्रैक्शन और सीआरएच के स्ट्रीम होते हैं फ्रेंड। अगर इनकी अवेलेबिलिटी ना हो तो हम ऑक्स बॉयलर के थ्रू भी ऑक्स स्ट्रीम यहाँ लेते हैं। इन सभी का यूज कहाँ पर है ये वीडियो में आगे आपको पता चलता जाएगा फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सेकंड है फ्रेंड टीडीबीएफपी फीड वाटर सर्विस। फ्रेंड टीडीबीएफपी और बूस्टर पंप का जो सक्शन होता है ये डीरेटर से लिया हुआ होता है। टीडीबीएफपी डायरेक्ट डीरेटर से सक्शन नहीं लेता, बूस्टर पंप डीरेटर से सक्शन लेता है और डिस्चार्ज टीडीबीएफपी मेन पंप में करता है और टीडीबीएफपी मेन पंप बॉयलर ड्रम तक वाटर को भेजने का काम करता है। इनिशियल स्टेज में जो हमारा डीरेटर का लेवल है ये 2300 mm के आसपास और टेम्परेचर 180 डिग्री और इसका प्रेशर 7 to 8 kg के आसपास हम मेंटेन करते हैं। क्योंकि हम बात यहाँ पर टीडीबीएफपी की कर रहे हैं तो टीडीबीएफपी 35 to 40% लोड आने के बाद ही लेते हैं। तो लोड की कंडीशन पर डीरेटर का जो लेवल होता है ये 1800 mm और टेम्परेचर इसका 180 डिग्री और प्रेशर 6 to 7 kg के आसपास रखा जाता है। अब बीएफपी का जो सक्शन होता है डीरेटर से लेते हैं तो इसमें एक सक्शन लाइन प्रोवाइड की गई है। सक्शन लाइन में एक प्रेशर ट्रांसमीटर और 13 मीटर में ही इसका सक्शन एमओवी होता है। साथ ही इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो 6.9 मीटर में एक स्टेनर दिया होता है। ये बास्केट टाइप का स्टेनर होता है। स्टेनर में एक स्टेनर ड्रेन दिया होता है। साथ ही इसमें एक डीपी स्विच दी गई है। डीपी स्विच की नॉर्मल जो डीपी हम मेंटेन करते हैं वो 50 kPa के आसपास होता है और क्लीनिंग के लिए हमें 200 kPa आ जाने पर इसकी क्लीनिंग करानी पड़ती है। बूस्टर पंप में जो सक्शन लाइन है ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक सक्शन ड्रेन दी गई होती है। और बात करते हैं बूस्टर पंप की। हमारे यहाँ जो बूस्टर पंप प्रोवाइड की गई है फ्रेंड ये 630 किलोवाट का बूस्टर पंप है। इसके फ्लो की बात करें तो 1190 m³ का इसका फ्लो है और 1490 इसका आरपीएम है फ्रेंड। ये पंप डबल सक्शन, सिंगल डिस्चार्ज, सिंगल इम्पेलर, लिब्रेंथ टाइप मैकेनिकल सीलिंग अरेंजमेंट इसमें दिया गया है फ्रेंड। दोनों साइड में मैकेनिकल सीलिंग का अरेंजमेंट है इसमें और इसमें जो बेरिंग यूज किया गया है ये जनरल बेरिंग इसमें यूज किया गया है फ्रेंड। बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए ऑयल पॉट में ऑयल भर दिया जाता है। यहाँ VG32 ऑयल ग्रेड यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। पंप के मैकेनिकल सील और जैकेट कूलिंग के लिए हम CCCW वाटर यूज करते हैं। CCCW वाटर इनलेट प्रेशर 0.8 MPa और आउटलेट प्रेशर 0.4 MPa मेंटेन करते हैं। बात करें टेम्परेचर की तो इनलेट टेम्परेचर 34 to 35 जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है और आउटलेट की बात करें तो 40 to 45 डिग्री के आसपास इसका आउटलेट टेम्परेचर होता है। साथ ही इसके सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर गेज दिया होता है। प्रेशर गेज जो कि सक्शन का प्रेशर और डिस्चार्ज का प्रेशर अलग अलग बताता है। सक्शन में 9.0, 9.4, 9.2 के आसपास का प्रेशर दिखाया जाता है और डिस्चार्ज में 20 से 22 kg के आसपास का प्रेशर होता है फ्रेंड। साथ ही इस पंप के केसिंग में एक केसिंग वेंट दिया होता है। जब हम वाटर फिल करते हैं पंप में तब इस केसिंग को खोलकर जो ट्रैप्ड एयर है इसे रिमूव किया जाता है, मतलब प्राइमिंग के लिए इस वेंट को खोला जाता है। अब इसका जो फीड वाटर होता है ये टीडीबीएफपी मेन पंप में डिस्चार्ज किया जाता है। तो जो इसकी डिस्चार्ज लाइन होती है वो मेन पंप की सक्शन लाइन कहलाती है। अब इस सक्शन लाइन में भी एक स्टेनर दिया होता है। यहाँ पर भी जो डीपी की वैल्यू है सेम रखी जाती है 50 kPa, क्लीनिंग के लिए 200 kPa और मेन पंप में भी एक केसिंग वेंट होता है। इस केसिंग वेंट से हमें ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालना होता है प्राइमिंग के दौरान और डिस्चार्ज लाइन में भी एक वेंट होता है। तो हमें ये जो 3 वेंट मैंने आपको बताया है, बूस्टर पंप केसिंग वेंट, मेन पंप केसिंग वेंट और डिस्चार्ज लाइन वेंट, ये तीनों वेंट खोलकर जो ट्रैप्ड एयर है पूरे लाइन में डीरेटर से लेके डिस्चार्ज लाइन तक यह प्राइमिंग के दौरान निकालना होता है। फिर डिस्चार्ज लाइन में एक आरसी, इसके बाद वेंट, इसके बाद में डिस्चार्ज एनआरबी, उसके बाद में डिस्चार्ज एमओवी लगा होता है। इसके बाद में ये एचपी हीटर 3, 2, 1 होते हुए एफआरएस होते हुए ये इकोनोमाइजर होते हुए ड्रम तक चली जाती है लाइन। एचपी हीटर 1 से जब ये गुजरता है, मतलब सबसे लास्ट में एचपी हीटर 1 पड़ेगा तो 280 to 270 डिग्री के आसपास का फीड वाटर का टेम्परेचर हो जाता है।
फ्रेंड्स, अभी हमने जो वाटर साइकिल देखा, इसमें हमने बूस्टर पंप देखा। वाटर साइकिल के बीच में टीडीबीएफपी और डीरेटर के बीच में ये बूस्टर पंप आता है। तो फ्रेंड, बूस्टर पंप क्यों लगाया जाता है? आपको इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाता है कि बूस्टर पंप की जरूरत क्या है। क्योंकि जो टीडीबीएफपी है ये हाई प्रेशर पंप है फ्रेंड। इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है ये 24.0 MPa है। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फ्रेंड इसके सक्शन में प्रेशर, फ्लो और एनपीएसएच का मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मेंटेन करना जरूरी होता है। हर पंप का ये तीनों पैरामीटर सर्टेन होता है, निश्चित होता है, इसे मेंटेन करना जरूरी होता है। इसीलिए बूस्टर पंप लगाया जाता है। फ्लो जरूरी होता है कंटिन्यू वाटर सप्लाई के लिए, प्रेशर जरूरी होता है फीड वाटर के डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, एनपीएसएच जरूरी होता है पंप में कैविटेशन को रोकने के लिए, मतलब पंप की सुरक्षा के लिए। मतलब ये तीनों अगर मेंटेन नहीं हुआ तो पंप रुकेगा या टूटेगा। अब आगे देखते हैं टीडीबीएफपी पंप सेक्शन। फ्रेंड, टीडीबीएफपी मेन पंप का डिस्चार्ज प्रेशर 24.0 MPa मतलब 240 kg प्रेशर, फ्लो है 1320 m³ पर आवर, आउटलेट टेम्परेचर 181.5 डिग्री और स्टेज की बात करें तो ये 5 स्टेज का पंप होता है। टीडीबीएफपी मेन पंप टीडीबीएफपी टरबाइन के शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये आपको पंप का इंटरनल व्यू दिखा रहा हूं मैं, ये कॉटेज कहलाता है और साथ में आपको शाफ्ट भी दिखाई दे रही है। पंप जब खोला जाता है तब इस तरह से इसका कॉटेज बाहर निकाल लिया जाता है। इसका कॉटेज इस तरह से इसलिए है क्योंकि सक्शन और डिस्चार्ज को बिना छेड़े हुए इसे आसानी से निकाला जा सकता है। इस पे कोई भी वर्क है किया जा सकता है और फिर से उसी तरह से असेंबल किया जा सकता है। इसके थर्ड स्टेज से रीहीटर और टेम्परेचर के लिए लाइन निकलती है। इसके थर्ड स्टेज में 100 kg प्रेशर होता है। लोड के अकॉर्डिंग ये प्रेशर कुछ घट सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 180 डिग्री टेम्परेचर होता है। टीडीबीएफपी क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप है और मल्टी स्टेज पंप है तो स्टेज वाइज प्रेशर इसमें बढ़ता जाता है और जैसे जैसे स्टेज वाइज प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये अपने पीछे थ्रस्ट भी क्रिएट करता जाता है। और इस थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दोनों एंड्स में थ्रस्ट बेरिंग और डिस्चार्ज के पास एक बैलेंसिंग लाइन दी होती है। बैलेंसिंग लाइन का वर्क होता है जो एक्सियल थ्रस्ट बन रहा है इसे बैलेंस करने का काम करता है। फ्रेंड, अगर आपको एक्सियल थ्रस्ट को समझना है, पंप में किस तरह एक्सियल थ्रस्ट लगता है, किस तरह बैलेंस किया जाता है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से आप एक्सियल थ्रस्ट को किस तरह मिनिमाइज किया जाता है, किस तरह बैलेंस किया जाता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। पंप के दोनों एंड में डी साइड एंड डी साइड मैकेनिकल सील अरेंजमेंट होता है। अब ये सेल्फ सीलिंग होता है। इस मैकेनिकल सील की कूलिंग और फिल्ट्रेशन के लिए एक मैग्नेटिक कूलर और एक मैग्नेटिक फिल्टर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कूलिंग मीडियम CCW वाटर है। CCW वाटर के थ्रू इसे कूल किया जाता है। इसमें सेल एंड ट्यूब टाइप का कूलर दिया गया है। यहाँ पर कूलिंग वाटर 40 डिग्री के आसपास हमको मिलता है। साथ ही पंप के दोनों एंड में जैकेट कूलिंग के लिए CCW वाटर इन करता है और आउट करता है। यहाँ 5 kg इनलेट का प्रेशर है और आउटलेट का प्रेशर 2.4 kg है। फ्रेंड, बात करते हैं टेम्परेचर की। CCW का इनलेट टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री और आउटलेट टेम्परेचर इसका 40 to 45 डिग्री होता है। साथ ही बेरिंग टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए टेम्परेचर गेज लोकल में दिया होता है। डिस्चार्ज लाइन में आरसी दी हुई होती है। आरसी का काम एक मिनिमम सर्कुलेशन सक्शन में प्रोवाइड करने का होता है। अब यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि थ्रस्ट बेरिंग दिया गया है। इस थ्रस्ट बेरिंग की एप्लीकेशन के लिए ल्यूब ऑयल पंप जो कि सेपरेट दिया होता है टीडीबीएफपी के लिए, इस ल्यूब ऑयल से जो टर्निंग गियर है और पंप के दोनों एंड डी और टरबाइन के दोनों एंड बेरिंग लुब्रिकेशन किया जाता है। क्योंकि जो ल्यूब ऑयल सिस्टम होता है ये टीडीबीएफपी के लिए सेपरेट दिया गया है, इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। फ्रेंड, ये टीडीबीएफपी का ल्यूब ऑयल स्किड है।
इसमें आपको ये दो पंप, दो OVEF ऑयल वेपर एग्जॉस्ट फैन, OVEF कहलाता है ये, इसको समझेंगे आगे। साथ में ये डीसी पंप दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पंप है फ्रेंड, ये इस टैंक से सक्शन लेते हैं और डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसका जो डिस्चार्ज है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। जो ऊपर वाला भाग है ये जेओपी पंप के लिए चला जाता है। सेकंड भाग है ये चला जाता है फ्रेंड लूब ऑयल के लिए। और ये जो तीसरा वाला जो भाग दिख रहा है फ्रेंड, ये कंट्रोल ऑयल के लिए चला जाता है। तीनों को समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड एलओपी को देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट किस तरह है। फ्रेंड, जो एलओपी सिस्टम है इसका जो प्रेशर है 1.1 MPa और फ्लो की बात करें तो 80 MQ पर आवर इसका फ्लो है। इसकी एक टैपिंग एक्यूमुलेटर के लिए और एक टैपिंग सीधा चली जाती है फ्रेंड फिल्टर में, उसके बाद कूलर में, और कूलर के बाद में सीधा मेन पंप, टर्निंग गियर और टीडीवीएफपी टरबाइन के लिए चला जाता है। दूसरा फ्रेंड जेओपी मतलब जैकिंग ऑयल पंप। 2 जेओपी पंप टीडीवीएफपी के पास 13 मीटर में दिया हुआ है। ये जेओपी की जो लाइन है फ्रेंड, ये ना कूलर में जाती है ना फिल्टर में जाती है। जेओपी ऑयल फिल्म के थ्रू टरबाइन के शाफ्ट को स्लाइटली लिफ्ट करता है। साथ ही इसी जेओपी पंप के थ्रू ही हम वायरिंग गियर को भी घुमाते हैं फ्रेंड। थर्ड है फ्रेंड कंट्रोल ऑयल। फ्रेंड, ये जो कंट्रोल ऑयल है, अब हमने 2 लाइन देख ली थी, अभी एक लाइन जो बची है ये कंट्रोल ऑयल के लिए जाती है। इसके लिए एक सेपरेट फिल्टर दिया हुआ है। यहाँ पर 2 फिल्टर कंट्रोल ऑयल के लिए दिए हुए हैं फ्रेंड। ये कंट्रोल ऑयल जब हम टरबाइन सेक्शन को भी पढ़ेंगे तब टरबाइन सेक्शन में आप देखेंगे जो एसएसपी होता है इसके ऑपरेशन के लिए ये कंट्रोल ऑयल दिया जाता है। इसका जो प्रेशर होता है 8.5 kg में और 35 LPM इसका फ्लो होता है। टीडीवीएफपी में एलपी और एचपी 2 एसएसपी दिए होते हैं। जब हम स्टीम एडमिट करते हैं टरबाइन में उस समय हमें इनके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और इनका जो ऑपरेशन होता है ये इसी कंट्रोल ऑयल के थ्रू होता है फ्रेंड। अब इसमें अगला एक पंप दिया होता है डीसी, जो कि डीसी एओपी कहलाता है, इमरजेंसी पंप है ये अगर किसी कारण से ये दोनों पंप फेल हो जाते हैं या ब्लैकआउट कंडीशन पर ये एसी सप्लाई चली जाती है, उस कंडीशन पर जो डीसी सप्लाई ऑन होती है तब ये बेरिंग की लुब्रिकेशन के लिए ऑयल को भेजते हैं। ये कूलर में और फिल्टर में नहीं जाता, ये सिर्फ बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए इसे प्रोवाइड किया गया है। इसके थ्रू हम टीडीवीएफपी को प्रॉपर चला नहीं सकते क्योंकि इसमें कंट्रोल ऑयल की कोई सुविधा नहीं है, ये सिर्फ बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए ही प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो OVEF होता है ऑयल वेपर एग्जॉस्ट फैन, इसका जो वर्क होता है फ्रेंड वो ये है, जितने भी हमने ऑयल सर्कुलेट किया ये क्लोज लूप में है और क्लोज लूप में होने के कारण ये वापस से टैंक में नहीं आएंगे और टैंक में ऑयल को वापस लाने के लिए ये जो OVEF होते हैं फ्रेंड ये एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू जो ऑयल हम सर्कुलेट कर रहे हैं वो वापस टैंक तक आता है फ्रेंड। साथ में इसमें जो एक वेपर बनता है इसे भी एग्जॉस्ट करने का काम करता है, जो हीट बनती है इसे भी एग्जॉस्ट करता है। अब है टर्निंग गियर सेक्शन। फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिए ये टर्निंग गियर कहलाता है। आप जब इस बॉक्स को खोलेंगे तब आपको यहाँ पर ये टर्निंग गियर दिखाई देगा और साथ में ये जो गियर आपको दिखाई देगा। इस जेओपी के थ्रू हम शाफ्ट को लिफ्ट भी करते हैं और इसी टर्निंग गियर को जेओपी के ऑयल के थ्रू 200 RPM पर घुमाया जाता है फ्रेंड। और ये जो आपको गियर दिखाई दे रही है ये हैंड ऑपरेटेड बारिंग गियर है। अगर किसी कारण से जेओपी नहीं चलता और किसी कारण से अगर टर्निंग गियर के थ्रू हम बारिंग नहीं दे पा रहे हैं उस कंडीशन पर हमें हैंड बारिंग देना पड़ता है। कभी कभी ये शाफ्ट अटक जाता है तब भी हमें हैंड बारिंग देने की जरूरत पड़ती है। फिर वायरिंग की जरूरत हमें स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम पर बारिंग गियर देना होता है। ये 200 RPM पर चलता है। टरबाइन शाफ्ट सैगिंग, हॉगिंग, थर्मल स्ट्रेस और स्टार्टअप इश्यूज को अवॉइड करने के लिए हमें बारिंग गियर देना जरूरी होता है। स्टार्टअप इशू मतलब हाई टॉर्क, वाइब्रेशन, पॉसिबल ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए। अब थर्ड सेक्शन है फ्रेंड
TDBFP टरबाइन सेक्शन। ये 8+1 9 स्टेज का टरबाइन है, जिसके RPM की बात करें तो 5268 5268 आरपीएम। आपने लो कैपेसिटी पावर प्लांट में 7 से 8 मेगावाट का टरबाइन देखा होगा, बिल्कुल ये उसी तरह का ही टरबाइन होता है। इस टरबाइन को चलाने के लिए हमारे पास स्टीम सोर्स अवेलेबिलिटी जरूरी है। इसके लिए हमारे यहाँ ऑक्स स्टीम हेडर दिए हुए हैं। आपने पिछले प्लांटों में PRDS सुना होगा, प्रेशर रिड्यूस डिसुपरेटिंग, जहां पर ऑक्स स्टीम को चार्ज करके रखा जाता है, जहां से ऑक्सिलरी यूज के लिए इनकी जरूरत पड़ती है फ्रेंड। यहाँ पर IP स्टीम जिसका प्रेशर होता है 8 से 10 kg, टेम्परेचर होता है 280 से 300 डिग्री के आसपास। IP स्टीम इनिशियल में हम चार्ज करके रखते हैं और ऑपरेशन के लिए हम फोर्थ एक्सट्रैक्शन की स्टीम के थ्रू टरबाइन को चलाते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मैं TDBFP टरबाइन की बात कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और स्टैंड बाय सोर्स में हम CRH का स्टीम यूज करते हैं। जो IP स्टीम है और फोर्थ एक्सट्रैक्शन का स्टीम है, ये LP स्टीम कहलाती है फ्रेंड। इसका जो प्रेशर होता है 8 से 10 kg के आसपास होता है और टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया कि 282 320 के आसपास ये वेरी करता है लोड के अकॉर्डिंग। जबकि बात हम कर रहे हैं CRH की, तो CRH का जो प्रेशर होता है ये 25 to 30 kg के आसपास होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 350 के आसपास CRH का टेम्परेचर होता है। इसे HP स्टीम कहा जाता है। TDBFP टरबाइन में स्टीम इनटेक करने के पहले हमें वैक्यूम कूलिंग कर लेना है। जब हम टरबाइन में स्टीम इंटर कर रहे हैं उस कंडीशन पर वैक्यूम कूलिंग जरूरी होता है। GSC चार्ज होना चाहिए, तभी हम ग्लैड सीलिंग चार्ज करेंगे और स्टीम इनटेक दे सकते हैं फ्रेंड। TDBFP में स्टीम की एंट्री के लिए यहाँ SSV स्टीम स्टॉप वाल्व और गवर्निंग वाल्व दिए हुए होते हैं। गवर्निंग वाल्व लोड के अकॉर्डिंग वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है फ्रेंड। और SSP जो होता है ये 0 to 100 और 100 to 0 ऑपरेट होता है। जब हमें स्टीम एडमिट करना होता है टरबाइन में, उसके पहले PH ऑयल पंप रनिंग होना चाहिए, पैरामीटर उसके नॉर्मल होने चाहिए, वैक्यूम कूलिंग हो जानी चाहिए, साथ ही GSC चार्ज होना चाहिए और CEP सर्विस में होना चाहिए फ्रेंड। साथ ही एग्जॉस्ट हुड बटरफ्लाई वाल्व ओपन होना चाहिए। इसके बाद में हम ग्लैड सीलिंग चार्ज करते हैं। ग्लैड सीलिंग चार्ज करने का जो रीजन होता है फ्रेंड, जब हम हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन के अंदर इन कराते हैं, तब जो टरबाइन की केसिंग है और जो टरबाइन का शाफ्ट है, शाफ्ट जो है ये रोटेटिंग पार्ट है और केसिंग स्टेशनरी पार्ट है, तो इनके बीच में क्लियरेंस बनता है। तब हाई प्रेशर से जब स्टीम इन करती है तब इस क्लियरेंस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऐसे में स्टीम बाहर आ सकता है। और जो स्टीम का लो प्रेशर जोन होता है, जिस जगह हम एंट्री कराएंगे उस जगह तो स्टीम हाई प्रेशर में रहेगी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होने लगता है। तो LP साइड कह सकते हैं कि लो प्रेशर साइड में जो ये स्टीम है इसका दबाव काफी कम होता है। इस समय जो बाहरी एटमॉस्फेरिक जो हवा है ये अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो जो बाहरी हवा है ये अगर अंदर घुसती है और स्टीम अगर बाहर आता है तो दोनों ही ठीक नहीं है। अगर बाहरी हवा अंदर घुसती है तो वैक्यूम को डिस्टर्ब करती है फ्रेंड, और अंदर का जो स्टीम है ये बाहर आता है, तभी ये हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमें ग्लैड सीलिंग करना जरूरी होता है। तब हमें ऑक्स स्टीम इनिशियल के लिए इसमें एडमिट करना है फ्रेंड। हम TDBFP टरबाइन में IP ऑक्स से स्टीम इन कराते हैं, तब RPM को बहुत कम रखा जाता है। अब हम LP का SSV ओपन करेंगे और गवर्निंग ओपन करेंगे और IP स्टीम को टरबाइन में एडमिट करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे टरबाइन को प्रीहीट करना है फ्रेंड। लेकिन हमें इसके पहले ये ध्यान देना है कि जैसे ही हम स्टीम इन कराएंगे हमारा जो टरबाइन है ये घूमना स्टार्ट कर जाएगा, साथ में पंप भी घूमेगा। इसके पहले हमें बूस्टर पंप को सर्विस में ले लेना है। इस समय हमारी RC ओपन रहेगी। अब टरबाइन को पहले 100 RPM पर कुछ देर रोटेट करा लेना है, जिससे कि जो प्री हीटिंग हो रही है ये यूनिफॉर्म हो टरबाइन शाफ्ट में, ब्लेड में, केसिंग में। फिर 800 RPM का कमांड देना है। इसके बाद इसे कुछ देर रखना है, फिर 1600 RPM का कमांड करना है।
फिर थोड़ी देर रखना है जिससे कि टरबाइन में कोई सैगिंग ना हो और यूनिफॉर्म हीट सप्लाई हो सके। अब क्योंकि हम आरपीएम बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, इस कंडीशन पर जो पंप है ये भी वाटर सप्लाई करने लगेगा। इसे आरसी के थ्रू हमें कंट्रोल करना होता है। 700 टू 800 टीपीएच आने पर हम आरसी को पूरा क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हम 2800 आरपीएम का कमांड करते हैं। इसके बाद कुछ देर रखने के बाद में आप आरसी को पूरा क्लोज कर दीजिए। एंड हमने जो हाई एनर्जी स्टीम इन कराया है इससे एग्जॉस्ट फूड टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। इसकी कंट्रोलिंग के लिए सीईपी की स्प्रे लाइट एग्जॉस्ट फूड में दिया होता है। इसके थ्रू हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सोलेनॉइड वाल्व दिया होता है जो कि कंट्रोल रूम के थ्रू ऑपरेटेड होता है। साथ में एक बाईपास वाल्व होता है। अगर ये वाल्व किसी तरह से काम ना करे तो बाईपास वाल्व के थ्रू भी आप इसे कंट्रोल करते हैं। सीपी वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए हमें सीईपी की जरूरत पड़ती है। अब हम 2800 आरपीएम का कमांड करेंगे और आरसी क्लोज कर देंगे। 700 टू 800 टन पर आवर पर आरसी हम पूरा क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में हमें जितना स्टीम डिमांड है, जितना हमें लोड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आरपीएम सेट करते हैं और टरबाइन को चलाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि टीडीपीएफपी का वर्क किस तरह होता है, क्या ऑपरेशन होता है, क्या पैरामीटर होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन था। अगर फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, सीखते रहिए।